Welcome again young learners to our this part of the video where we are completing the aggregate demand and aggregate supply. आज के इस वीडियो में हम CBSE का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो जनरली 4 to 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. हाउ टू डेराइव द सेविंग कर्व आउट ऑफ द कंजम्पशन कर्व, या कई बार आ जाता है हाउ टू डेराइव द कंजम्पशन कर्व आउट ऑफ द सेविंग कर्व. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है डायग्रामेटिक डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, यानी कि हमें कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को डेराइव करना है. हम जानते हैं दैट सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन, यानी कि सेविंग क्या है, जितना पार्ट हमने इनकम में से कंज्यूम कर लिया उसके बाद जो रेजिडुअल है दैट इज नोन एज द सेविंग, राइट. तो ऐसे केसेस में जब भी हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है डायग्रामेटिक डेरिवेशन वाले केस में, कि हमें इसमें दो चीज़ें शो करनी है. पहली जो चीज़ शो करनी है दैट इज़ द डायग्राम, एंड अलॉन्ग विद द डायग्राम हमें स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन को शो करना है. तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे देखते हैं. सबसे पहले हम इसके अंदर कर्व को ड्रॉ करेंगे. द कंजम्पशन कर्व इज बेसिकली एज वी ऑल नो. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में दो पैनल्स बनाएंगे या दो पार्ट बनाएंगे. क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम दो पार्ट्स बनाएंगे. मैंने यहाँ पर दो पार्ट बना लिए हैं डायग्राम के, पैनल ए एंड पैनल बी, राइट. हम जानते हैं कि इनकम लाइन इज अ 45 डिग्री लाइन. मैंने बताया हुआ है कि इनकम लाइन क्या है, 45 डिग्री की लाइन होती है. कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन. कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता हुआ, ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होता हुआ कर्व है. तो वी नो, यदि मैं इसे नाम दूँ C', तो C' इज द कर्व विच इज द कंजम्पशन कर्व. तो यहाँ हमने क्या लिया है, कंजम्पशन को लिया है, एंड वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस. इनकम के लेवल्स को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है. अब हमें इसे किस तरीके से शो करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बेसिकली इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हमें लिखनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो क्योंकि हम सेविंग कर्व को डेराइव कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमें लिखना है दैट इज वी नो दैट सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. यानी कि जो भी हम सेविंग डेराइव करेंगे वो इनकम और कंजम्पशन के डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस से करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये OC' है, मैंने पहले भी बताया है क्योंकि ये अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है. द OC' शोज अस द ऑटोनॉमस कंजम्पशन. OC' हमें क्या शो करता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को शो करता है. ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो इकोनॉमी में जीरो लेवल इनकम पर भी बना रहता है. दैट मीन्स कि चाहे इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम जीरो हो, कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगा ही रहेगा. एंड दिस OC' इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन. जो ये OC' है ये हमारे पास क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. दैट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि जितना ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतना हमारी इकोनॉमी में डिस सेविंग्स हुई है एट जीरो लेवल्स ऑफ इनकम. यानी कि जितना भी कंजम्पशन यहाँ तक हुआ है ये पास्ट सेविंग्स में से हुआ है. दैट मीन्स कि इक्वल टू दिस, इसके इक्वल क्या हुई है, डिस सेविंग्स हुई है. डिस सेविंग्स यानी कि नेगेटिव सेविंग. तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास आता है वो ये कि जितना हमने ये पोर्शन लिया है अबव द ओरिजिन, सेम पोर्शन जितना हमने लिया है उतना ही हम यहाँ पर बिलो द ओरिजिन लेंगे. इसका मतलब क्या है, ये हमें शो कर रहा है नेगेटिव सेविंग्स. और मैंने आपको बताया था कि
दिस सेविंग्स जो जीरो लेवल पर है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस सी बार, यानी कि मैंने आपको बताया था कि सेविंग्स के अंदर जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की नेगेटिव वैल्यू है दैट इज द डिस सेविंग्स एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। वो क्या होगी? जीरो लेवल ऑफ इनकम पर डिस सेविंग्स होंगी, यानी कि जितनी यहाँ पर हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन की है वो हमने अपनी पास्ट सेविंग्स में से की होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास इसके अंदर आता है दैट इज इन पैनल ए OC dash shows consumption at जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि क्या शो करता है? जब कंजम्पशन जीरो लेवल पर है दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। This autonomous consumption is which is equal to ये किसके इक्वल है? O माइनस सी डैश के इक्वल है पैनल बी में। सो विच इज इक्वल टू माइनस ओ सी डैश इन पैनल बी। ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज द डिस सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। क्या शो कर रहा है? दिस शोज डिस सेविंग्स when इनकम इज जीरो। ये हमें शो कर रहा है कि इनकम जब जीरो है तो डिस सेविंग्स है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू जेम्स कीन्स एंड दैट इज अ साइकोलॉजिकल लॉ, एज इनकम इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ गई जीरो से, जैसे जैसे इनकम की लेवल इंक्रीज होता चला गया वैसे वैसे कंजम्पशन भी हम देख रहे हैं इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब हमने एक इनकम का लेवल ले लिया OY। एट OY लेवल ऑफ इनकम वी कैन सी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पर इनकम कंजम्पशन के इक्वल होगा वहाँ पर सेविंग्स जीरो होंगी। इसका मतलब है कि OY के कॉरस्पॉन्डिंग द सेविंग विल बी जीरो। तो पैनल बी में हम OY के कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग्स को क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। वी विल टेक सेविंग जीरो कॉरस्पॉन्डिंग टू OY लेवल ऑफ इनकम। तो OY से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज OY। यहां पर ये हमारा कौन सा लेवल ऑफ इनकम है? OY लेवल ऑफ इनकम है। ये OY लेवल ऑफ इनकम है। यहाँ पर हमारे पास सेविंग्स जीरो है। इस पॉइंट पर सेविंग जीरो, यानी कि ये भी हमारा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इनकम कंजम्पशन के इक्वल है एंड हेंस द सेविंग इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो सेकेंड स्टेप आएगा, स्टेप 2 इज when income rises to OY, जब इनकम OY हो जाती है द कंजम्पशन या C इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं हम इसे। द कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। यहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है। दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। एट ब्रेक इवन पॉइंट द कंजम्पशन एंड इनकम कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों कर्व्स आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि इनकम जहाँ पर OY है द सेविंग्स इज इक्वल टू जीरो। तो इन पैनल बी
at OY level of income, सेविंग इज इक्वल टू 0, यानी कि सेविंग क्या हो जाएगी, OY लेवल ऑफ इनकम पर 0 हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा साइकोलॉजिकल लॉ है वो ये कहता है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेसर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम, यानी कि धीरे धीरे लोगों की जो टेंडेंसी है वो सेविंग की भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि सपोजिंगली अब हम कोई लेवल ऑफ इनकम OY1 ले लेते हैं, ठीक है, एक लेवल ऑफ इनकम हमने लिया OY1। यदि मैं OY1 लेवल ऑफ इनकम पर देखूं, ठीक है, ये हमारा OY1 लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन और इनकम का बिहेवियर देखूं, तो मैं देखूंगी कि यहाँ पर कंजम्पशन जो है, दिस इज कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, यहाँ पर कंजम्पशन जो है इनकम से कम है। यदि कंजम्पशन इनकम से कम होगा तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में सेविंग्स होंगी। सपोजिंगली मैं इस डिस्टेंस को नाम दे देती हूँ LT, सो देयर इज द डिफरेंस ऑफ LT शोज कि कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। इसका मतलब ये है कि देयर विल बी सेविंग्स इन द इकोनॉमी बाय LT जितनी हमारी इकोनॉमी में सेविंग्स होंगी। सो अब कॉरस्पॉन्डिंग टू OY1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने अगेन लेवल ऑफ इनकम तो OY1 ही है, तो OY1 लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग द सेविंग्स विल बी बाय LT। तो जितना हमारा LT का ये गैप है मैंने उतना ही गैप यहाँ पर ले लिया है L1Y1, दैट मीन्स कि जितना ये LT का गैप है L1Y1 भी हमारे पास उतना ही गैप है। L1Y1 इज इक्वल टू द गैप दैट इज क्रिएटेड बाय LT। तो हमारे पास जो अब थर्ड स्टेप आएगा इसके अंदर, दैट इज व्हेन इनकम राइजेस percentage increase in consumption is less than percentage increase in income। हम जानते हैं कि कंजम्पशन का इंक्रीज जो है इनकम के परसेंटेज इंक्रीज से कम होता है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच देयर आर सेविंग्स इन द इकोनॉमी। जिसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाएंगी, सेविंग स्टार्ट हो जाएंगी। सेविंग स्टार्ट होने का मतलब है कि देयर विल बी द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन विच विल रिप्रेजेंट द सेविंग। हम देख सकते हैं कि इनकम और कंजम्पशन का जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट शोज अस द सेविंग। तो इन पैनल A the vertical distance between income and consumption at OY1 is LT। LT जो है इनकम और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस है, विच इज सेविंग्स सिंस इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन हियर, क्योंकि यहाँ पर इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है, ये सेविंग्स है। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू OY1 के कॉरस्पॉन्डिंग इन पैनल B में L1Y1 shows savings and the L1Y1 is exactly equal to difference of LT in panel
ए, यानी कि L1 Y1 का जो डिफरेंस है वो LT के डिफरेंस के इक्वल है। अब इसमें लास्ट स्टेप जो हम करेंगे वो ये, लास्ट स्टेप में हम हमारे तीनों जो हमने पॉइंट्स लिए हैं उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सो वी विल ज्वाइन C to Y to L1, join all these 3 points, we get saving curve। हमें कौन सा कर्व मिल जाता है? सेविंग कर्व मिल जाता है। तो लास्ट स्टेप इज टू ज्वाइन, स्टेप 4, ज्वाइन C dash to Y and Y to L1, we get सेविंग कर्व। हमें क्या मिल जाता है? सेविंग कर्व मिल जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं। कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा और इलैबोरेटिवली पूछ लिया जाता है कि शो द वैल्यूज ऑफ APC एंड APS ऑन द कर्व। इन कर्व्स पर आपको APC और APS की वैल्यूज को शो करना है। देखें, हम जानते हैं कि जब हमारे पास C इज ग्रेटर देन इनकम है, बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशन है। जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, जब कंजम्पशन इनकम के इक्वल है और जब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। इन तीनों कंडीशंस में कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है तो APC ग्रेटर देन 1 होगा, और जब APC ग्रेटर देन 1 होगा APS की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब कंजम्पशन इक्वल्स टू 1 होगा APC इक्वल्स टू 1 होगा एंड द वैल्यू ऑफ APS विल बी 0। जब कंजम्पशन इनकम से कम होगा APC विल बी लेस देन 1 एंड APS विल बी पॉजिटिव। APS क्या होगा? एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यदि आपको ये वैल्यूज कर्व पर शो करने के लिए कह देते हैं तो ऐसे केसेस में जो ये वाला गैप हम देख रहे हैं इसमें लिख देंगे APC ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। जहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा हमारा, वहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट है तो APC इक्वल्स टू 1 होगा, और जहाँ कंजम्पशन इनकम से कम है उस पॉइंट पर APC विल बी लेस देन 1। उस पॉइंट पर हमारा जो APC होगा वो 1 से कम होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर APS नेगेटिव होगा। जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट है APS 0 होगा, और जहाँ सेविंग्स पॉजिटिव है वहाँ पर APS पॉजिटिव होगा। तो यदि क्वेश्चन में आपसे वैल्यूज़ पूछते हैं तो आप वैल्यूज़ को ज़रूर शो कीजिएगा, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे वैल्यूज़ को ना शो करने के लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है डायग्रामेटिक डेरिवेशन ऑफ द कंजम्पशन कर्व फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व। यानी कि अब इस केस में आपको सेविंग कर्व्स गिवन है और मतलब सेविंग कर्व के थ्रू आपको क्या निकालना है? कंजम्पशन कर्व को डिराइव करना है। जब हमें सेविंग कर्व के थ्रू कंजम्पशन कर्व को डिराइव करना है तो हम जानते हैं इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। अब कंजम्पशन को डिराइव करना है तो लिखेंगे C इज इक्वल टू Y माइनस S। यानी कि अब जो हम करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? इनकम और सेविंग के डिस्टेंस के थ्रू, वर्टिकल डिस्टेंस के थ्रू हम कंजम्पशन कर्व को डिराइव करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे वो। हम जानते हैं बेसिकली द सेविंग कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो द ओरिजिन एंड इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, यानी कि ऊपर की तरफ स्लोप करता हुआ स्ट्रेट लाइन कर्व है। ठीक है, ऑन एक्स एक्सेस वी विल बी टेकिंग द लेवल्स ऑफ इनकम। ये हमारे पास आ गया लेवल्स ऑफ इनकम, जबकि यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सेविंग, और इसमें हम सिंगल लाइन कर्व पर ही कंजम्पशन कर्व को क्या करेंगे? शो करेंगे। तो सेविंग और कंजम्पशन दोनों हम इसी पर ले लेते हैं। हम जानते हैं कि सेविंग कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग
curve. On the other hand, income is a 45 degree line shooting from origin. इनकम लाइन जो है 45 डिग्री की लाइन है जो ओरिजिन से शूट करती हुई चलती है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट स्टेप तो वही है कि हमें क्या लिखना है, वी नो दैट इनकम इज इक्वल टू C प्लस S एंड C इज इक्वल टू Y माइनस S, यानी कि जो भी हम करेंगे वो इनकम और सेविंग के डिफरेंस से करेंगे। अब हम देख रहे हैं जब लेवल ऑफ इनकम ज़ीरो है द सेविंग्स आर नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव सेविंग्स है, एंड द सेविंग्स एट ज़ीरो लेवल इज द डिस सेविंग्स एट ज़ीरो लेवल। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, -C बार की वैल्यू होती है, राइट। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में ऑटोनॉमस कंजम्पशन हुआ था जिसकी वजह से इतनी डिस सेविंग्स है। इसका मतलब ये है कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम अबव द ओरिजिन ले लेंगे। दिस शोज अस C बार, दिस इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। सो क्या शो करेंगे कि एट, सबसे पहला स्टेप 1, व्हेन इनकम इज इक्वल टू ज़ीरो, जब इनकम ज़ीरो है there is the saving in the economy में क्या है, डिस सेविंग्स है। सपोजिंगली हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं S डैश, तो बाय OS डैश से दिस सेविंग्स है। This shows there will be autonomous consumption equivalent to OS dash. This shows autonomous consumption which is taken as C बार, हमने C बार के थ्रू शो कर दिया है, ठीक है, at when income is ज़ीरो। हमने किसके थ्रू शो कर दिया है, C बार के थ्रू शो कर दिया है जब इनकम ज़ीरो है। इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ रहा है, सेविंग भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ी सेविंग बढ़ी, और यहाँ आकर सेविंग क्या हो जाती है, जब इनकम क्या है OY है तो इस लेवल पर सेविंग इज इक्वल टू ज़ीरो। जब इनकम OY है इस लेवल पर सेविंग ज़ीरो है। जब सेविंग ज़ीरो होगी तो इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होंगे, और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो OY के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट हमने ले लिया सपोजिंगली E पॉइंट हमें शो करता है कि इनकम और कंजम्पशन क्या है, इक्वल है, तभी तो सेविंग क्या है, ज़ीरो है। तो अब द नेक्स्ट स्टेप इज, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, व्हेन इनकम राइजेस टू OY द सेविंग इज इक्वल टू ज़ीरो। सेविंग किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। इट शोज इनकम विल बी इक्वल टू कंजम्पशन एट OY. So a point E is taken on income line. इसीलिए हमने इनकम लाइन पर एक पॉइंट क्या ले लिया, E ले लिया, जो कि ये शो कर रहा है कि दोनों की वैल्यू, इनकम और कंजम्पशन दोनों की वैल्यू सेम है। तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में जब हम चलते हैं तो हम जानते हैं कि जब ऊपर की तरफ सेविंग आ रही है तो सेविंग की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। यहाँ पर पॉजिटिव सेविंग है, तो सपोजिंगली मैंने कोई लेवल ले लिया OY1। जब लेवल ऑफ इनकम OY1 है, ठीक है, जब लेवल ऑफ इनकम OY1 है, थोड़ा इसका डिस्टेंस कम लेंगे ताकि हमें ईजी हो। जब हमारे पास लेवल ऑफ इनकम OY1 है, एट OY1 दिस डिस्टेंस शोज अस
पॉजिटिव सेविंग, सपोजिंगली मैंने इसको नाम दे दिया टी, TY1 shows us the positive saving। इसका मतलब है कि इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा होगी। यदि सेविंग्स पॉजिटिव है तो इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि OY1 के कॉरस्पॉन्डिंग जितना ये डिफरेंस है, इनकम ज़्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके ऊपर पॉइंट लेते नहीं। जब इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि जितना ये हमने डिस्टेंस लिया है, इतना डिस्टेंस हम इनकम लाइन से नीचे प्लॉट करेंगे। सपोजिंगली आई गिव दिस नेम एज F, मैंने इसे नाम दे दिया F, यानी कि जो ये F है ये मुझे शो करता है कि OY1 पर जो है इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है। एट OY1 द इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू TY1। तो हमारे पास स्टेप 3 क्या आएगा? स्टेप 3 विल बी व्हेन इनकम इज, जब इनकम जो है हमारे पास कितनी है, व्हेन इनकम इज OY1 द सेविंग्स इज इक्वल टू, सेविंग किसकी इक्वल है? TY1 के इक्वल है। द सेविंग इज इक्वल टू TY1, दैट इज पॉजिटिव सेविंग। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इट शोज एट OY1, इसका मतलब है OY1 पर कंजम्पशन इज ग्रेटर लेस देन सेविंग्स, कंजम्पशन जो है सेविंग से कम है। तो हमने एक पॉइंट F ले लिया और इसके ऊपर भी आप एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोजिंगली L। तो LF जो है वो शो करता है TY1 का डिफरेंस। ठीक है, तो कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, इट शोज एट OY1 कंजम्पशन जो है इनकम से कम है, विच इज टेकन एज पॉइंट हमारे पास है LF, विच शोज कि इनकम हमारी ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। अब लास्ट F हमें शो करता है, पॉइंट F शोज कि इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है। लास्ट स्टेप 4 इज टू जॉइन ऑल दीज 3 पॉइंट्स। स्टेप 4 में हम C बार को E से ज्वाइन करेंगे और E को हमारे पास जो F पॉइंट है उससे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास जो कर्व आएगा, इनकम कर्व, सॉरी कंजम्पशन जो कर्व आएगा वो ये जो आपको डार्क में दिख रहा है, बोल्ड में दिख रहा है, वो वाला कर्व आता है। सो कंजम्पशन कर्व इज डेराइव्ड। सो स्टेप 4 इज जॉइन C बार टू E and E to F, we get consumption कर्व। हमें क्या मिल जाता है? कंजम्पशन कर्व मिल जाता है। तो इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स बेसिकली आते हैं। सबसे पहले हम दिस सेविंग्स को शो करते हैं, दिस सेविंग्स के बाद सेविंग्स इज इक्वल टू 0 को शो करते हैं, एंड देन पॉजिटिव सेविंग्स को शो करते हैं। देन वी जॉइन ऑल दीज 3, हम इन तीनों को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे, एंड वी गेट द कंजम्पशन कर्व C' C। हमें क्या मिल जाता है? कंजम्पशन कर्व C' मिल जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 4 to 6 मार्क्स में आते हैं। कई बार सेट वाइज भी आ जाते हैं कि किसी सेट में आपसे डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन आउट ऑफ सेविंग पूछ लेते हैं और किसी सेट में डेरिवेशन ऑफ सेविंग आउट ऑफ कंजम्पशन कर्व पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेटेड टू, कई बार क्वेश्चन आता है CBSE में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि एक्स एंट सेविंग्स क्या होती हैं या एक्स एंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। जब भी आपके पास एक्स एंट आ जाए दैट इज प्लान्ड, नॉर्मल सी बात हमें याद रखनी है कि वो प्लान्ड है। तो एक्स एंट सेविंग्स या एक्स एंट इन्वेस्टमेंट,
द सेविंग्स विच द सेवर्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। हम क्या कह रहे हैं? प्लान टू सेव। प्लान का मतलब जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर क्या किया जा रहा है? सेविंग के लिए प्लान किया जा रहा है। एक्स एंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्लान ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, बेसिकली इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि जो सेवर्स है क्या सेविंग करना चाह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज नोन एज एक्स एंट सेविंग्स। Similarly, ex-ante investment, the investment which is planned, again planned है, planned to be made by the firm at different levels of income, basically in the beginning of the year। यानी कि basically ये वो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट है जिन्हें प्लान किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एक्स एंट ऑलवेज इम्प्लाइज प्लान्ड। फिर आपके पास आता है एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स। जब भी पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट इज बाद में, पोस्टपोन कर दिया यानी कि बाद में हो गया, तो पोस्ट सेविंग्स, एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है जो सेविंग्स जो हैं प्लान्ड नहीं है, दीज आर द एक्चुअल सेविंग्स। देखेंगे तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो डिफरेंस का भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स एंड सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, या 1 मार्क के क्वेश्चन आइडेंटिफाई के लिए भी आ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है एंड मीन्स प्लान्ड, पोस्ट मीन्स एक्चुअल। सो एक्स पोस्ट सेविंग्स आर द एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग्स। ये क्या है? हमारी एक्चुअल और रियलाइज सेविंग्स है ड्यूरिंग इन एन इकोनॉमी। इट इज वॉट एवर is left out after deducting consumption expenditure from income of the economy, that is income में से consumption को less करके जो actually बचा है, that is known as the ex post saving। वो हमारा क्या है? ex post saving है। Similarly, ex post investment, the actual addition in the capital stock of the economy। again हमें focus किस पर करना है? एक्चुअल पर करना है। इट इज़ द एक्चुअल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। ये एक्चुअल एडिशन है या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। तो हमें याद रखना है एंट इज प्लान्ड एंड पोस्ट इज एक्चुअल। फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती हैं कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बेसिकली हम लोग जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हम इसे 3 पैरामीटर्स पे देखते हैं। सबसे पहला स्किल्स टू डू द वर्क, क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं काम करने के लिए, वेदर द पर्सन्स आर हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल्स टू डू द वर्क, whether they are willing to do the work at the current wage rate, क्या वो current wage rate पर काम करने के लिए तैयार हैं, and the last parameter is there any availability of the work, क्या काम available है। 3 पैरामीटर्स, required skills, willingness to do the work at current wage rate and availability of work। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन, इनवॉलंटरी आप अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। दैट मीन्स कि पर्सन हैज़ नेसेसरी स्किल्स टू डू द वर्क, ही इज हैविंग द विलिंगनेस टू डू द वर्क। वो काम करने के लिए भी करंट वेज रेट पर तैयार है पर उसे काम नहीं मिलता है। दिस इज नोन एज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन जहां पर उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, उसको काम मिल भी रहा है बट ही इज नॉट रेडी टू डू द वर्क एट करंट वेज रेट, लेकिन वो करंट वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमारे पास लास्ट कंडीशन आती है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल है यानी कि सभी कंडीशंस फुलफिल्ड है, दैट इज कि रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, काम करने के लिए भी तैयार है करंट वेज रेट पर और उसे काम की अवेलेबिलिटी
भी है करंट वेज रेट पर, दैट इज नोन एज द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली हम इसे यदि इस चार्ट के थ्रू याद रखेंगे तो हम बहुत ईजीली इसे कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड and aggregate supply. So please like, share and subscribe our channel. Thank you very much.